वैद्युत सेलों के संयोग, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। यहां देखो चित्र में 300 हो रहे हैं सेल, जिनके विद्युत वाहक बल कैसे हैं, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है। 1 2 300 हो रहे हैं। यहाँ देखो डॉट डॉट कर दिया और टर्मिनल बी पर 2 टर्मिनल हो गए, ए और बी, पॉइंट हो गया, कुछ भी मान लीजिए। इसमें और सेलें आगे एन सेलें जोड़ दी गई, हमने लिख दिया एन सेलें। तो माना कि समान विद्युत वाहक बल ई, समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाली एन सेलें चित्र के अनुसार से कैसे जोड़ी गई हैं, ए और बी के बीच में समान श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। बीच श्रेणी क्रम में जोड़ी जा रही। इस श्रेणी क्रम पढ़ाया जा रहा है आपको। पहला पार्ट है श्रेणी क्रम। सेलों का जो कॉम्बिनेशन किस में है, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में पढ़ाया जा रहा है। अब इस बाह्य प्रतिरोध में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। ये जो कॉम्बिनेशन बना, संयोजन बना, इसको ये बैटरी कहते हैं। जैसे घर में तो अपन लोगों में जो टॉर्च होती है, 2 सेल हैं, एक सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है। तो कितनी बैटरी, उसको बोलते थे बैटरी खराब हो गई या कुछ हो गया, तो 2 सेल लगी तो 3 वोल्ट हो गया। ऐसे 3 माने 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट हो गया। 3 सेलें लगी हैं तब 4.5 वोल्ट हो गया। 1 2 3 सेलें लगी होती तो 3E हो जाता। इसमें कितनी सेल लगी, एन सेलें लगी, तो क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल, NE हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 2 सेलें लगी तो 2E हो गया, 3 सेलें लगी 3E हो गया। अब कितनी सेलें लगी, एन सेलें लगी तो NE हो गया। तो संयोजन या बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल E1 मान लिया हमने, E1 बराबर N × E। अब ये संयोजन है, कॉम्बिनेशन है या बैटरी है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R + R + R। सीरीज में है, सीरीज में प्रतिरोध क्या होते हैं, R बराबर R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। N है तो NR हो जाएगा। केवल 2 सेल होती 2R हो जाता, 3 सेल होती 3R हो जाता, N है तो NR हो गया। अब इस परपथ का सीरीज में है, ये भी पूरा, ये भी सीरीज में है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 मान लिया हमने, R + NR। ये आंतरिक से कुल आंतरिक प्रतिरोध भी इसका जुड़ जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, NR है। परिपथ में वैद्युत धारा कितनी होगी, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था, NE E1 बराबर, और कुल प्रतिरोध कितना आया था संयोजन का, R + NR आया था। I = NE / R + NR समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, यदि NR is very very less than R, then NR can be negligible in the comparison of R। माने R की तुलना में NR को नगण्य मान लेते, तो यहाँ इस वाले सूत्र में यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो सूत्र क्या हो गया, I = NE / R हो गया। एक अप्रॉक्स n सेलों के बराबर धारा, n सेलों के लगभग n सेलों के बराबर धारा प्राप्त हो गई। ठीक, तो कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है, प्रॉफिट है, फायदा है। अब यहाँ दूसरी शर्त देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, इफ NR is very very less than R, सेलों का या संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो R को इनके कंपेरिजन में, NR के कंपेरिजन में 0 मान लेते, नगण्य मान लेते हैं। यहाँ देखो 0 लिख गया, R की जगह क्या लिख गया, 0 लिख गया। अब N से N कैंसिल हो जाएगा, I = E / R। यहाँ लिख दिया हमने लगभग 1 सेल के बराबर धारा। यहाँ से आपने सेल कितनी जोड़ी, N सेलें जोड़ी, धारा कितनी मिल रही, 1 सेल के बराबर धारा मिल रही, तो क्या लिखना पड़ रहा है, अतः अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ओके, बाय। वैद्युत सेलों के संयोजन में अब आगे आपको समांतर क्रम पढ़ाया जा रहा है।
इसमें क्या है, समांतर क्रम में समान विद्युत वाहक बल वाली n सेलें हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे हैं, समान है। सभी कैसे क्रम में जोड़ी गई हैं, समांतर क्रम में बिंदुओं A तथा B के बीच में जोड़ी गई हैं। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही, I एम्पियर की धारा भेज रही है। तो ये जो बैटरी बनी, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल E1 इज इक्वल टू कैपिटल E होगा। श्रेणी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था E प्लस E n पदों तक तो n ही लिख दिया था। समांतर क्रम में प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, E के बराबर होगा, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल E ही रहेगा। समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। यदि बैटरी का तुल्यांतरिक प्रतिरोध R1 है तो बस सूत्र लगेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 अप टू n टर्म, n पदों तक। तो 1/R1 इज इक्वल टू n/R, संख्या पलट दो, R1 इज इक्वल टू R/n। परपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, R/n। बाह्य प्रतिरोध कितना, R है। तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध परपथ का Re इज इक्वल टू R प्लस R1 माने R/n। एलसीएम ले लिया तो NR कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n हो जाएगा। R क्या चीज है, परपथ का बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब परपथ में कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बैटरी का कितना E1 और कुल प्रतिरोध कितना Re है। वैल्यू रख दी, E1 इज इक्वल टू E Re की जगह पे क्या लिखा जाएगा, NR प्लस स्मॉल r अपॉन n ऊपर पहुंच जाएगा तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए आप यहाँ पर, यदि R इज लेस, वेरी वेरी लेस देन in the comparison of capital R, then small r can be neglected in the comparison of R। R का मान कैपिटल R की तुलना में बहुत कम हो तो स्मॉल r को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो स्मॉल r की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा। I इक्वल हो जाएगा NE अपॉन NR, स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल E अपॉन R, लगभग एक सेल के बराबर धारा आ जाएगी। क्या आया रिजल्ट, अतः कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है, लाभ नहीं है। कम आंतरिक प्रतिरोध कौन सी सेल का होता है, जो एकदम नई सेलें होती हैं, बाहर से खरीद के नई सेलें लाते हैं, उनको अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे, 1.5 वोल्ट की लाएंगे तो आउटपुट कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। अब सेकंड पार्ट देखो, यदि R बहुत बड़ा है कैपिटल R की तुलना में, माने सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, तब कैपिटल R को स्मॉल r के सापेक्ष नगण्य मान लेते हैं। कैपिटल R कैन बी नेग्लेक्टेड इन द कंपैरिजन ऑफ स्मॉल r। कैपिटल R की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा। इस वाली इक्वेशन में 0 लिख दिया, n इंटू 0 हो गया प्लस r, ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट क्या आ गया, I इक्वल NE अपॉन स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r आ जाएगा। ये क्या आ गया, लगभग n सेलों के बराबर वैद्युत धारा। अतः अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ है। अधिक आंतरिक प्रतिरोध किनका होता है, अधिक आंतरिक प्रतिरोध किसका होता है, जो सेलें पुरानी हो चुकी हैं, यूज हो चुकी हैं, उनको अगर किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, तो आपको करंट मिलने लगेगी, माने कोई बल्ब वगैरह आप जला सकते हैं। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट देखिए, यदि समांतर क्रम में जुड़ी सेलों के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। यदि समांतर क्रम में जुड़ी
सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग। देखो इस सर्किट डायग्राम में दिखाए गए E1, E2, E3 सेलों के प्रतिरोध हो गया। आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3। बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रहे, यहाँ लिखा हुआ है। इन सेलों द्वारा कितनी धारा दी जा रही? पहली सेल दे रही I1, दूसरी I2, तीसरी सेल I3। किस में भेज रही? R में भेज रही। तो यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम लग जाएगा, तीनों मिल जाएंगे और किसके बराबर हो जाएगी? I के बराबर। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आ गया। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको यहाँ किरचॉफ का दूसरा नियम से बताया जा रहा, आगे आपको दूसरे अगले वीडियो में किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का नियम, दोनों नियम आपको बताए जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास B1 A D C B से चले थे B पर आ गए तो हो गया क्लोज मैश, बंद पास हो गया। तो प्रतिरोधों का गुणा करो धारा से I1 R1 चलते चले आओ यहाँ I इंटू R प्लस IR इज इक्वल टू E1। क्या नियम होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी वैद्युत परपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस वाले पास में केवल एक विद्युत वाहक बल है, इसलिए यहाँ पर E1 हो गया। उसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दोबारा लिख लिया, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR को इस तरफ ले गए तो I इक्वल हो जाएगा E1 माइनस IR अपॉन R1। इसी प्रकार दूसरी सेल में कितनी धारा? I2, इसी इक्वेशन से लिख लेंगे E2 माइनस IR अपॉन R2। तीसरी सेल में धारा E3 माइनस IR अपॉन R3। समीकरण 1 में I1, I2, I3 के वैल्यू रख दो, मान रख दो। समीकरण पहला कौन सा था? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये था पहला समीकरण। इसमें I1, I2 की I1, I2, I3 के मान रखे तो I इक्वल हो जाएगा I1 की वैल्यू ये रख दिया। इसमें देखो R1 से डिवाइड करो E1 अपॉन R1 प्लस इस वाले से निकल के आएगा E2 अपॉन R2 प्लस इस वाले से निकल के आएगा E3 अपॉन R3। सभी में IR माइनस IR माइनस IR में इसका भाग जाएगा, माइनस IR में R2 का भाग जाएगा, माइनस IR में R3 का भाग जाएगा। तो माइनस IR कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस वाले पद को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाएं तरफ पक्षांतर कर दिया और दाएं तरफ ये रहेगा। तो I कॉमन लीजिए, 1 ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे कैपिटल R ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू यहाँ पर इतना हो गया। तो I इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये करंट हो गई, किस में हो गई? बाह्य प्रतिरोध R में धारा हो गई। सर्किट में कितने परपथ में कितने सेल जोड़े हों? N सेल जोड़े हों तब धारा कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 सेल जोड़ी हैं, 3 सेल के लिए फार्मूला आया, N के लिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 E4 अपॉन R4 डॉट 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 अप टू N टर्म En अपॉन Rn। इसी टाइप से यहाँ हर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 प्लस R ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन R। ये बाह्य परपथ में धारा हो गई, बाह्य प्रतिरोध कह सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा हो गई।